10 महत्वपूर्ण समझौतों पर जो बेहद महत्वपूर्ण रहे दोनों देशों के बीच में उन पर दस्तखत हुए हैं और MOU जो है वो साइन हुआ है। फिलहाल इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, बहुत स्वागत है आपका। और कबीर तनेजा जो कि फेलो ORF है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कबीर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर सज्जनहार, अगर आपके साथ इस बात की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें, जब बिजनेस की बात करते हैं दोनों देशों के बीच में, क्योंकि शायद जो वही एक ऐसी चीज़ है जो बाइंडिंग फोर्स जो है, जिसको कहते हैं कि वो सबसे बड़ा जो है वो दोनों देशों के बीच में बिजनेस होता है। जो 10 समझौते हुए, किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से इस पूरे माहौल को बढ़ते हुए भारत और UAE को देख रहे हैं आज के समय में? जी, बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो बिजनेस और निवेश, व्यापार और निवेश बहुत ही अहम मुद्दे होते हैं किसी दो देशों के बीच में। और हम ये जानते हैं, जो अगर राजनीतिक तरीके से देखा जाए, पॉलिटिकल लेवल पर देखे जाएं, तो भारत और UAE के जो संबंध हैं बहुत प्राचीन हैं, बहुत पुरातन हैं, सिविलाइजेशनल हैं, कल्चरल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परंतु उसको जो थोड़ा स्केलेटन के ऊपर, जिसे कहा जाता है, फ्लैश दिया जाए, उसको थोड़ा और ऊर्जा दी जाए, तो वो व्यापार ही कर सकता है। अगर हम व्यापार की स्थिति देखें दोनों देशों के बीच में, तो जैसे आपने बताया, जो अभी 85 बिलियन डॉलर हमारा दोनों देशों का आयात निर्यात है, और इसमें ये तीसरे नंबर पर आता है UAE। सबसे पहले अमेरिका है, अमेरिका के साथ हमारा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। उसके बाद चीन है, चीन के साथ हमारा बहुत ही नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है जी। मतलब टू वे ट्रेड तो बहुत ज्यादा है, परंतु उसमें करीब 15 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं और 85 बिलियन डॉलर करीब चीन हमको एक्सपोर्ट करता है। तो बहुत ही इसमें इम्बैलेंस है। अगर हम तीसरे नंबर पर आए 85 बिलियन डॉलर में, तो इसमें करीब हम 30-35 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं UAE को। तो इसका मतलब है, ये हालांकि हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है, परंतु फिर भी काफी हद तक इसमें बैलेंस हो रहा है। दूसरी बात इसको समझने की जो बहुत जरूरी है, वो ये कि UAE हमारे लिए, भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा, जहां हम निर्यात करते हैं, वो जगह है इसका देश में। दूसरा सबसे ज्यादा तो हमारा निर्यात होता है अमेरिका में, और दूसरे नंबर पर आता है UAE। हालांकि चीन दूसरे नंबर पर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, परंतु वहां पर, जैसे मैंने बताया, हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता है। दूसरा, अगर हम निवेश के बारे में भी बात करें, तो निवेश भी बहुत अधिक दोनों देशों का है। पिछले कुछ साल में तो ये चौथे नंबर पर आ गया था, और अभी टोटल अगर हम देखें तो करीब 7वें नंबर पर UAE है, जिसने भारत में निवेश किया है। और शुरुआत में भी कुछ साल पहले UAE ने कहा था, जो वो 75 बिलियन डॉलर भारत में इन्वेस्ट करेगा, भारत में निवेश करेगा, यहाँ की हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और वो हम जानते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि अगर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, ईज ऑफ लिविंग करना है, अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी वगैरह, तो इस सब में भी बहुत ही इसकी आवश्यकता है। तो हर क्षेत्र में हम दोनों देशों का बहुत ही अच्छा तालमेल है। और ये जो हमने अग्रीमेंट साइन की हैं, और इसमें मैं एक अग्रीमेंट के बारे में कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक आखिरी शब्दों में, और वो है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, जब से 7 अक्टूबर से ये इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था, तो बहुत सारे पूरी दुनिया के ज्ञानी पंडित ये कह रहे थे, जो ये IMEC है और I2U2 है, ये तो एकदम खत्म हो गए हैं, क्योंकि इजराइल ने अपने को एकदम अलग थलग कर लिया है। परंतु ये बहुत ही संतोष की बात है, जो कल IMEC के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हुई, और इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा उन्होंने, दोनों नेताओं ने, दोनों देशों ने इसके ऊपर भी संधि की है, जिससे कि IMEC को भी आगे ले जाया जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शुरुआत, और हम जानते हैं अशोक सर कि ये भारत का ही एक आइडिया था किस तरह से ये IMEC की शुरुआत किया जाए। हम जानते हैं G20 के दौरान इस तरह की बातें हुई थी,
और उस दिशा में इस विजिट के बाद से उसमें और भी गति हमें देखने को मिल रही है। कबीर जी, हम आपको भी चर्चा में लाएंगे, और जिस बात का जिक्र अशोक सज्जनहार कर रहे हैं कि जो भारत और यूएई के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है, उसमें आपका टेक कि जिस तरह से 2022 में भारत और यूएई के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये यूएई भारत के साथ करने वाला सेपा एग्रीमेंट, वो पहला देश था भारत जिसके साथ यूएई ने इस तरह का समझौता किया। और हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इस व्यापार समझौते के होने के बाद से दोनों देशों के व्यापार में लगभग 15% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऐसे में सेपा एग्रीमेंट यूएई का भारत के साथ करना कैसे देखते हैं दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे एम्बेसडर सज्जनार सर ने कहा कि काफ़ी गति मिली है इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप में पिछले 10 सालों में। ये प्रधानमंत्री का 6वां या 7वां विजिट है। लेकिन जब आप सीपा की बात कर रहे हैं, सीपा जैसे एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, हमें एक चीज़ ये भी याद रखनी चाहिए कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, हमने देखा है हिस्टोरिकली बड़े मुश्किल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको बहुत समय लगता है। आप इंडिया यूके को देख लीजिए, अभी तक अटका हुआ है। और काफ़ी अलग देशों के साथ भी, यूरोपियन यूनियन और काफ़ी अलग देशों के साथ भी हम काफ़ी सालों तक ये बात चलता है। लेकिन जो यूएई और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, वो 80 to 90 डेज में नेगोशिएट होकर साइन हो गया था। तो एक ये आपको ये भी दिखाता है कि ये सिर्फ जो अर्थशास्त्र की बात है या इकोनॉमी की बात है जो इंडिया यूएई के बीच में कर रहे हैं, ये सिर्फ बात नहीं है, काफी तेज और गति से काम हो रहा है। और इसका अंडरपिनिंग ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो लीडरशिप ऑफ द यूएई है, उनका जो पर्सनल कनेक्शन है, उससे जितना पुश मिला है कि ये गति पकड़ी जाए ट्रेड की इन दोनों के देश में, उसका हम अब फल देख रहे हैं। और मैं एक और चीज जल्दी से कहना चाहूँगा कि मतलब जो इंडिया और यूएई एक अपने अपने स्थल पे भी काफी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड डोमेस्टिक पॉलिसी को लेके, काफी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके काफी सहमत हैं। अगर यूएई, जैसे आप देखें, पूरे अरब वर्ल्ड में पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की बात चल रही है। ये बात चल रही है कि ऑयल के बाद उनकी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा पुश किससे मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा या सर्विसेज से मिलेगा। और जो उनके जो सॉवरेन फंड्स हैं, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज जहां पे रिटर्न्स भी अच्छे मिले। बहुत कम देश हैं दुनिया में ऐसे जो 7 to 7.5% की गति पे ग्रो कर रहे हैं और अगले 10, 15, 20 साल भी करने की अपेक्षा रखते हैं। उसमें से भारत सबसे ऊपर है। तो यूएई के लिए भी भारत की ग्रोथ और भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब उनकी अपनी इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो यूएई जैसे देश के जो सॉवरेन फंड्स है, वो इंडियन इकोनॉमी और मार्केट को एक बहुत अच्छी तरीके से देखे कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहीं पे आ पाए। ऐसे में अशोक सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने कहा कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है 1970 के दशक में हमने शुरुआत की यूएई के साथ, उसके बाद से धीरे धीरे लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हिकअप्स थे, उसको भी हमने दूर किया। और लेकिन आज अगर पूरे खाड़ी देशों की बात की जाए, हमारे तमाम देशों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं। हम जानते हैं कि यूएई के बाद आज ही शाम को प्रधानमंत्री कतर की भी यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में खाड़ी देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं, उनमें तमाम देशों के साथ साथ यूएई एक सेंट्रल पिलर के तौर पर बीते सालों में उभरा है। भारत और यूएई के संबंधों की बात की जाए तो ऐसे में चाहे वो I2U2 की बात हो, और I2U2 को तो सर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक क्वाड है, ये मिडिल ईस्ट का एक क्वाड है। तो और जो यूएई है और भी बहुत सारे ब्लॉक पे वो मेंबर हैं। तो ऐसे में खाड़ी देशों के साथ संबंधों को और भी मजबूत बनाने की दिशा में यूएई और भारत का संबंध आपके नजर में किस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें देखिए, भारत के अगर हम देखें पूरे खाड़ी के देशों के साथ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 6 मेंबर हैं, उसमें अगर हम देखें तो हमारे करीब 8.5 मिलियन, 8.5 मिलियन लोग, मतलब 80-85 लाख लोग हमारे जो हैं डायस्पोरा, वो वहां पर रहते हैं, वहां पर काम करते हैं। वहां की सभी जो देश हैं
उनकी प्रगति में, आर्थिक प्रगति में बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे हैं। अगर यूएई में हम देखें तो ये करीब 3.5 मिलियन है, मतलब करीब 30-35 लाख लोग हैं, और ये बहुत ही बड़ी संख्या है। उससे हमारे पास, यूएई से हमारे पास तेल तो आता ही है, परंतु उसके साथ साथ हम बहुत मात्रा में वहां से हमारे पास रेमिटेंसेस भी आते हैं, जो कि एक जमाना था जबकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना अच्छा नहीं था, जबकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो उसमें ये वाले जो रेमिटेंसेस हैं वो हमें बहुत उसने फायदा पहुंचाया है, और यूएई का हाथ उसमें बहुत अग्रिम रहा है। देखिए, अभी कबीर ने भी कहा, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा, उनका ये वाला दौरा 7 मर्तबा वो यूएई में गए हैं, और जब वो पहली बार गए थे अगस्त 2015 में, तो तब ये भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा 34 साल बाद हुई थी। तो मतलब आप इससे समझ सकते हैं जो इस देश को कैसे निग्लेक्ट किया गया था, इस संबंधों को कैसे निग्लेक्ट किया गया था। और उसके बाद 2015 से लेकर अभी तक 9 साल में ये प्रधानमंत्री मोदी का 7वां दौरा है। जैसे उन्होंने कहा, पिछले 7 महीनों में वो 5 बारी एक दूसरे, दोनों जो शीर्ष नेता हैं, एक दूसरे से उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से 3 मरतबा गए हैं, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं अल नाह्यान, वो साहब यहाँ पर भारत में 2 मरतबा आए हैं। तो इससे आपको बिल्कुल मालूम चल जाता है जो दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में कितना वो है कंफर्ट लेवल है, और दोनों ही बहुत मिलकर काम करना चाहते हैं, जिससे कि अपने संबंधों को आगे लेकर जाया जाए। न केवल अपने संबंधों को, परंतु उस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे ले जाया जाए। आपने अभी जिक्र किया I2U2 का, वो बिल्कुल है, वो जैसा जिसे कहा जाता है वेस्टर्न क्वाड उसे कहा जाता है, और उसमें बहुत ही डाइवर्स तरीके के पार्टनर्स हैं। इजराइल है, यूएई है, अमेरिका है, भारत है, और आईमेक में भी कितने सारे और देश हैं जो कि जुड़े हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे इजराइल हो, जॉर्डन हो, ग्रीस हो, इटली हो, ये सभी। तो हमारा जो यूएई के साथ हम जो अपने संबंधों को आगे ले जाते हैं, हम दोनों देशों के, हमारे दोनों देशों के लोगों के, सिटीजन्स के लिए तो बेहतर है ही, परंतु ये और भी तरीके से जो भी इस क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी शांति, सुरक्षा और समृद्धि का ये इसको भी एक इम्पेटस मिल रहा है, इसको भी एक इम्पल्स मिल रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूं जो इस दोनों द्विपक्षीय संबंधों की ये महत्व न केवल दोनों देशों के लिए है, परंतु पूरे क्षेत्र और पूरे विश्व के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एम्बेसडर सज्जनहार, एक चीज और आज जिस पर सभी की निगाहें होंगी वो है बीएपीएस का जो मंदिर है, हिंदू मंदिर का उद्घाटन। कितना राजनीतिक तौर पर अगर आप इसको देखें तो कितना साझेदारी जो हमारे दोनों देशों के बीच है, इससे कितनी गहरी होगी, और जो एक हम धार्मिक सद्भाव की बात कहते हैं वो भी और मजबूत होगा, कहीं ना कहीं उसका भी एक अच्छा प्रदर्शन जिसको कहते हैं वो भी समझ में आएगा। किस तरह से आप इसको बताएंगे, क्या मायने इसके समझने चाहिए? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मेरे विचार से बहुत सारे ऐसे देश हैं, मैं ये नहीं कहूंगा जो सभी देश, वहां के जो खाड़ी के देश हैं, वो एक एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, इस्लामिज्म, उससे वो हटकर अब दूसरी सेंटर ऑफ द रोड पर आ रहे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। न केवल राजनीतिक तौर तरीके में, परंतु और उसमें अपने आर्थिक दृष्टि से भी। आपने इसका बड़ा अच्छा जिक्र किया था, जो अब वो केवल तेल और गैस पर निर्भर नहीं रहना चाहते, अब वो ग्रीन एनर्जी, अब वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब के बारे में भी वो बात करना चाहते हैं। और जहां तक ये बैप्स मंदिर का है, देखिए बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। 2015 में उनका पहला दौरा था, अगस्त 2015, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। 15 अगस्त को उन्होंने यहाँ पर रेड फोर्ट के लाल किले के प्राचीर से उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया, और उसके तुरंत बाद 16 तारीख सुबह को वो वहां चले गए। उनका पहला विजिट था किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का, फर्स्ट विजिट इन 34 इयर्स। परंतु उन्होंने कहा, जब उन्होंने एक ये सजेशन उनको पेश किया, जो हमको एक मंदिर का वो जगह चाहिए, तो उन्होंने बिना किसी विचार के उन्होंने हामी भर दी,
और कहा जहां पर आप उंगली रखेंगे वो जगह आपकी हो जाएगी, और अब वही बन रहा है 27 एकड़ में। तो मैं समझता हूं भारत और यूएई के जो संबंध हैं न केवल राजनीतिक परंतु पीपल टू पीपल, और जो धार्मिक संबंध, स्पिरिचुअल, मैं शायद धर्म को नहीं करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा हमें अहमियत देनी चाहिए। इसमें स्पिरिचुअलिटी में सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो है वो मेरे विचार से भारत और यूएई का संबंध, इट कैन सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर अदर कंट्रीज इन द रीजन। जैसे अब सऊदी अरेबिया भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हमने देखा है कितने उन्होंने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं इसमें, परंतु ये वाला जो काम किया है यूएई ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, वहां पर खाड़ी के देशों में ये पहला हिंदू मंदिर होगा, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। और जिस सहजता से यूएई लीडरशिप ने इसको एक्सेप्ट किया है और इसको प्रमोट किया है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल काबिले तारीफ है। जी। तो आपने इस मंदिर के बारे में बात कही, किस तरह से एक दोस्ती की नई मिसाल कायम करने जा रहा है, और आपने जो स्पिरिचुअलिटी की बात कही वो भी है। तो इस मंदिर के बारे में समझ भी लेते हैं, जान भी लेते हैं कि क्या है आखिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के BAPS हिंदू मंदिर का